स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। यहाँ पे केमिस्ट्री का लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को और 12th क्लास से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे या उनके लिए करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटकर स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसका 3 पोर्शन है, जिसमें एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को दिया गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का 5 यूनिट्स है, जिसको हम लोग सेक्शन ए में रखे हुए हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट्स है, जिसको हम लोग सेक्शन बी में रखे हुए हैं, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 7 यूनिट्स है, जिनको हम लोग सेक्शन सी में रखे हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के बाद उसमें हम लोग नेमिंग रिएक्शन और भाट एंड वेन्स और कन्वर्सन, ये सब अलग से साइड से स्टडी किए हैं। वो सब पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला यूनिट मेटलर्जी, जिसे एनसीईआरटी बुक में यूनिट नंबर 6 पे रखा गया है। ठीक है, मेटलर्जी में हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जो मेटल्स है, जो धातु है, उसको हम लोग अर्थ के क्रस्ट से कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जो मिनरल्स के रूप में वो होता है, एक्चुअली में मिनरल से फिर हम लोग ओर्स का सिलेक्शन करते हैं, और उस ओर से फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसमें कई तरह के मेथड्स को अपनाया जाता है। तो किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस अपनाया जाता है, उसके स्टडी को हम लोग शॉर्ट में मेटलर्जी बोलते हैं। तो एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला यूनिट जो है उसको हम लोग मेटलर्जी कह सकते हैं। ऐसे उसका जो यूनिट का जो नाम है ऊपर बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे तत्वों को अलग करने के समान सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। ठीक है, इस चैप्टर में या इस यूनिट में कहें तो हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो सब टॉपिक यहाँ पे हम लोगों का मेंशन किया हुआ है इंट्रोडक्शन में। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, लीचिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फ्लक्स, गैंग, स्लैग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, और उसके बाद इंपोर्टेंट एलॉयज का स्टडी इसमें करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप अपना अर्थ को देखिए। तो इस अर्थ में यहाँ पे अर्थ का टोटल लेयर जो होता है वो 3 लेयर होता है ना। सबसे बाहर वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट का जो लेयर है उसके बाद सेकेंड लेयर होता है, उसको लोग मेंटल बोलते हैं, और उसके बाद सबसे इनर लेयर जो होता है वो अर्थ का, उसको लोग कोर बोलते हैं, और उस कोर में भी आउटर और इनर होता है ना। तो क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो उसमें क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ जो होता है मेटल्स जो होता है वो उसमें कोई नेटिव स्टेट में पाया जाता है, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जो मेटल नेटिव स्टेट में पाया जाता है, यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसमें मेनली आता है आपका सिल्वर और गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में जो अपने साथ किसी और को भी रखेगा तो उसमें आपका जिंक है,
कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब कंबाइंड स्टेट में होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट से हम लोग क्रस्ट में एलिमेंट्स का एबंडेंस देखें तो सबसे ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन होता है। तो मोस्ट एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट जब पूछा जाएगा तो हम लोग उसको आंसर में ऑक्सीजन को बताएंगे। और अगर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स मेटल्स पूछा जाएगा तो हम लोग उसको आंसर में यहाँ पे एल्युमिनियम देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग क्रस्ट में से जो मिनरल्स को निकालते हैं, उस मिनरल्स में मेटल्स के साथ साथ इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको मेटल्स विद इम्प्यूरिटीज को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब उस मिनरल्स में हम लोग देखते हैं कि कुछ मिनरल्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत इजीली होता है और वो बहुत ही कम खर्च में उसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तब उस स्थिति में हम लोग उस मिनरल्स को ओर बोलेंगे, जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इजीली हो और उसमें खर्च जो है कम बैठे, तो वैसे हम लोग मिनरल्स को ओर कहेंगे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स होता है मेटल का, जो हम आपको नोट्स में सेंड कर चुके हैं, और यहाँ पे भी हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसको भी आप पॉज करके वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली आप एल्युमिनियम का जो इम्पोर्टेंट ओर है, जैसे बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, उस तरह से फिर आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिलराइट, कॉपर का कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, ट्यूबराइट, जिंक का जिंक ब्लेड या कैलेमाइन, जिंकाइट, ये सब इम्पोर्टेंट ओर है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग और उसको बोलते हैं जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत आसानी से होता हो और कम खर्च में होता हो, उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। तो जितना भी ओर्स होता है वो मिनरल्स होता है, लेकिन सभी मिनरल्स जो है ओर नहीं होगा, क्योंकि सबसे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका जब ओर्स का एक्सट्रैक्शन और जब हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो मेथड अपनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण जो होता है उसमें 4 या 5 मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग मेटल्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स भी अलग अलग होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ लिखे हुए हम लोग, बाय हैंड पीकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग। लीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसलिए क्योंकि लीचिंग के द्वारा हम लोग सिल्वर का एक्सट्रैक्शन भी करते हैं और गोल्ड का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं, है ना। तो ये अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर बाय लीचिंग मेथड या एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय लीचिंग मेथड, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पढ़ने के बाद इसमें कुछ है जहां पे जब ओर्स जब आप प्राप्त कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर जब प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ मेटलर्जिकल ऑपरेशन में 2 मेथड्स को फॉलो करते हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में ये होता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको हम लोग हीटिंग करते हैं विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट एयर, तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से रोस्टिंग है, बेसिकली रोस्टिंग में हम लोग सल्फाइड ओर का यूज करते हैं, और इसमें भी वही तकनीक को हम लोग प्रोसेस को अपनाते हैं, प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कैल्सिनेशन के रिस्पेक्ट में कि यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैल्सिनेशन concentrated ore convert into metal oxide without air, without oxygen, ठीक है। और रोस्टिंग concentrated ore convert into metal oxide with oxygen और with air, ठीक। उसके बाद इसमें एक आता है गैंग। तो जो यहाँ पे ओर्स में जो इम्प्यूरिटीज होते हैं ना, उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है, अशुद्धि। तो जो एस में जो अशुद्धि होता है उसको हम लोग यहाँ मेटलर्जी में गैंग कहते हैं। और उसके बाद स्मेल्टिंग क्या होता है, तो स्मेल्टिंग में आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फ्लक्स जो होता है वो उसको एक तरह से मिला लेता है अपने में, मेटल्स को मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करता है। तो मेटल को मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं। तो वहां पे जो फ्लूइड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग जो प्रोडक्ट है वो स्मेल्टिंग प्रोसेस का प्रोडक्ट है। उसके बाद फ्लक्स वही हो गया जो इनफ्यूजिबल सब्सटेंस को अपने में मिलाता हो। और उसके बाद अगर फ्लक्स और गैंग को मिला दीजिएगा तो यहाँ पे जो फ्लूइड बनेगा उसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। तो फ्लक्स, गैंग, स्लैग, ये सब ऑल टर्म्स आर रिलेटेड विथ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है।
उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप, तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो रिफाइनिंग पढ़ना है इसमें, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का शुद्धिकरण। तो मेटल्स का शुद्धिकरण में जब आप जाएंगे तो अलग अलग मेटल्स का रिफाइनिंग का जो मेथड्स होगा वो अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि हर मेटल्स का अपना अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पे बाई डिस्टिलेशन में जब जाएंगे हम, तो जिंक और कैडमियम का जो है ना रिफाइनिंग जो होता है वो डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा होता है, और बाकी लिक्वेशन मेथड के द्वारा टीन और लेड का हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, और क्यूपिलेशन द्वारा सिल्वर का हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द्वारा कॉपर और सिल्वर और एल्यूमिनियम का करते हैं। बाई जोन रिफाइनिंग बेसिकली मेटलॉइड्स के लिए यूज किया जाता है ना, और मेटलॉइड्स में आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन और इरिडियम यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाई वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रोसेस अपनाया जाता है ना उसको हम लोग यहाँ पे मोन्स प्रोसेस और वान आर्कल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मोन्स प्रोसेस में बेसिकली हम लोग निकेल मेटल का रिफाइनिंग करते हैं, बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, इसको ध्यान में रखना है। और वान आर्कल मेथड के द्वारा हम लोग जिरकोनियम और टाइटेनियम जैसे मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में ये सब मेथड्स का यूज किया जाता है। उसके बाद फाइनली इस चैप्टर में जो हम लोग लास्ट में जो स्टडी करेंगे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक और एक्सट्रैक्शन ऑफ आपका हो जाएगा यहाँ पे ये क्या बोलते हैं आयरन, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में स्टडी करेंगे। और फाइनली इंपोर्टेंट ऑफ एलॉयज में जाएंगे, तो एलॉयज का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे तो आपका यहाँ पे नोट्स में सेंड किया जा चुका है। बेसिकली ड्यूरालुमीन याद रखिएगा, इसमें कंपोजिशन क्या है, और जर्मन सिल्वर में निकेल, कॉपर और जिंक होता है, ब्रास और ब्रोंज को सिंपल, कॉपर जिंक, कॉपर टिन, ये इंपोर्टेंट एलॉयज है। तो इस तरह से मेटलर्जी का कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे हम आपका मेंशन कर चुके हैं, मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पे इसमें जो मेन टॉपिक है पढ़ना मेटलर्जी में वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हम समझते हैं कि आप लोग को बहुत सारी बात यहाँ पे आसान हो गया होगा समझना कि इसमें इस चैप्टर में यूनिट में पढ़ना हमें क्या किया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर से कुछ यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे गाइड मिला होगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।